हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com। दोस्तों, जेई, नीट, क्लास 12, क्लास 11 एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम सीखते हैं कि सॉलिड स्टेट के अंदर वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो आपकी आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए, जिनको आपको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है। आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस को सीखना। जो आपको आते जाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे मैं आंसर बता रहा हूं उससे आप सीखते जाइए। अपने या तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए या आपको अगर स्क्रीन कैप्चर करना है वो कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन तैयार होने जरूरी हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट इसका जवाब देंगे। आप डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, Z इंटू एम और नीचे ए क्यूब और 10⁻⁻30 इंटू NA एवोगैड्रो नंबर। अगर एक नंबर में है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला बताएंगे और आप ये कहेंगे कि अगर हमें पता है कि कौन सी यूनिट सेल है तो हमें Z पता होगा, तो हम यहाँ से इसका एटॉमिक मास बहुत इजीली आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में या 3 नंबर में तो आपको यहाँ डेंसिटी का डेरिवेशन करना होगा और उसके बाद ये जवाब आपको देना होगा। अब देखिए अगला, पार्टिकल A एट बॉडी सेंटर, पार्टिकल B एट कॉर्नर। अब पार्टिकल A बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन 1 दैट इज 1, और पार्टिकल B कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 इतना, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला A1B1 और AB। फिर आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। अगर आपको याद हो, अगर आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, तो ये स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है और सीजियम क्लोराइड की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 याद रखें, भूलिएगा नहीं। NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, ZnS 4:4 और सीजियम क्लोराइड 8:8, ये आपको याद रखने की जरूरत है। Non-stoichiometric cuprous oxide Cu2O can be prepared in laboratory. In this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2.1. Can you account? देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि Cu2O, इसका मतलब ये है ट्वाइस कॉपर प्लस 1 है और एक O-2 है, यानी परफेक्ट देखा जाए तो रेशियो 2:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 2:1 नहीं होता, उससे कुछ कम ही रहता है। आखिर इसका मतलब क्या है? होता इसमें ये है कि यहाँ पर कॉपर प्लस 1 के साथ कुछ कॉपर प्लस 2 आयन आते हैं, यहाँ पर कुछ कॉपर प्लस 2 आयन आते हैं। अब एक बात देखिएगा कि जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज जाता है। अगर 1+2 आना है तो 2+1 जाएंगे, यहाँ से 2+1 रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह पे कॉपर प्लस 2 आएगा, तो हम कहेंगे बिकॉज फ्यू ऑफ द कॉपर प्लस 1 आर रिप्लेस्ड बाय कॉपर प्लस 2। और जब एक कॉपर प्लस 2 आएगा तो दूसरे का स्पेस खाली रह जाएगा, और अगर दूसरे का स्पेस खाली रहता है उसे पॉजिटिव होल कहते हैं, और जिनमें होते हैं पॉजिटिव होल वो बनते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ द कॉपर प्लस 1 आर रिप्लेस्ड बाय कॉपर प्लस 2 which result in generation of positive hole, hence it is a p type of semiconductor। ये आपको जवाब इस तरह से देने की जरूरत होगी। तो सॉलिड स्टेट में बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी है। अगला देखिए, हाउ कैन यू डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ अननोन, ये भी आपको बताया था, वही फार्मूला हो गया आपका D is equal to Z into M, A cube 10⁻⁻30 Na, ये हो गया। 6 क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये भी हो चुका है। 5th पे ध्यान दीजिए, व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसको। ग्लास आपका एक अमरफस सॉलिड होता है, ग्लास एक अमरफस सॉलिड होता है, और जहां तक क्वार्ट्स की बात है, क्वार्ट्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट बात को याद रखें, एक अमरफस है और एक क्रिस्टलाइन है। अंडर व्हाट कंडीशन शुड क्वार्ट्स बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, क्वार्ट्स को ग्लास में कन्वर्ट करना है, ये हमने अपने रिवीजन क्लासेस वीडियो में भी आपको बताया था। क्वेंचिंग कहा जाता है, क्वेंचिंग, क्वेंचिंग का मतलब
हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग। तो आपका जवाब होगा बाय हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग दैट इज क्वेंचिंग, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। और ग्लास को अगर क्वार्ट्ज में बदलना है, प्रोसेस का नाम एनीलिंग। एनीलिंग का प्रोसेस होता है, एनीलिंग का मतलब है स्लो हीटिंग, स्लो कूलिंग, और इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जवाब इसी तरह से वहां पर बनना चाहिए कि क्वार्ट्ज टू ग्लास कैन बी कन्वर्टेड बाय क्वेंचिंग। सिर्फ इतना ही नहीं लिखेंगे, क्वेंचिंग को बताएंगे भी कि क्वेंचिंग का मतलब क्या है। क्वेंचिंग का मतलब है हीटिंग या स्लो हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग। एनीलिंग का मतलब बताएंगे स्लो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग। इस तरह से ये काम किया जाएगा। चलिए आगे। हाउ कैन वी कन्वर्ट ZnS स्ट्रक्चर इनटू NaCl स्ट्रक्चर? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको इतना पता होना चाहिए प्रेशर का कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे, पार्टिकल का कंटेक्ट बढ़ेगा। कंटेक्ट अगर बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल दूर दूर जाते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो प्रेशर से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। ZnS अभी मैंने आपको बताया था 4:4 का कंपाउंड है। हमें इसे बदलना है NaCl में 6:6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने का काम किसका है? प्रेशर का। तो हम कहेंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। और अगले में कहा NaCl सीजियम क्लोराइड, NaCl 6:6, सीजियम क्लोराइड 8:8। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगा? बाय प्रेशर। सीजियम क्लोराइड से NaCl, सीजियम क्लोराइड होता है 8:8, NaCl होता है 6:6। तो हमें हायर से लोअर जाना है और डिक्रीज कौन करता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय द हीटिंग। इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व बनता है। व्हाट इज मेंट बाय फ्लोराइड स्ट्रक्चर? याद कर लीजिए, CaF2 का स्ट्रक्चर हो जाए या Ab2, इसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और एंटी फ्लोराइड A2B, इसे एंटी फ्लोराइड। सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लीजिए, फ्लोराइड याद कर लो, उसका उल्टा एंटी फ्लोराइड हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद इन द लैटिस ऑफ ऑक्साइड सोडियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। इन द लैटिस ऑफ ऑक्साइड, यानी लैटिस है ऑक्साइड का, लेट ऑक्साइड X। अब हमें पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड लैटिस पार्टिकल के बराबर होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड लैटिस पार्टिकल के बराबर होते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड X हैं तो लैटिस पार्टिकल भी X होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड X हो गए। उसी तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड इनका डबल होते हैं, दैट इज 2X, वो 2X हो जाएंगे। अब यहां कहा गया कि इन द लैटिस ऑफ ऑक्साइड सोडियम ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हैं, तो हम कहेंगे सोडियम इन द 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्सीजन ये X है ही हमारे पास, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं आपके पास? X, ये हमने देखा। सो Na 2/3 X OX कैंसिल आउट होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Na2O3 ये आपके पास बनता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। NaCl को जब हम Ba+2 से डोप करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। आखिर क्यों? देखिए सीधी सी बात है, Ba+2 है आपके पास और आपके पास 2 सोडियम +1 है। अब किसी भी सॉलिड के अंदर आप जितना चार्ज ऐड करते हैं उतना ही चार्ज बाहर जाता है। अगर आप Ba+2 ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 सोडियम बाहर जाएंगे, एक की जगह पे तो Ba+2 आ जाएगा आपके पास Ba+2, और दूसरी जगह वेकेंट रह जाएगी क्योंकि हर एक बेरियम आयन 2 सोडियम को हटाता है। एक की जगह तो बेरियम आ जाएगा, दूसरी जगह खाली रह जाएगी। इसे पॉजिटिव होल कहा जाता है और पॉजिटिव होल इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका जवाब ऐसे बनेगा, बिकॉज ईच बेरियम आयन रिप्लेसेस 2 सोडियम आयन एंड जनरेट्स द पॉजिटिव होल व्हिच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका जवाब होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। LiCl बिकम रेड व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर। आपके पास लिथियम के वेपर हैं, आप लिथियम को हीट करते हैं, इस तरह से ये लिथियम आयनाइज होता है। आपके पास लिथियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जहां पे लिथियम आयन, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ये सपोज आपका लिथियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपके पास है, लिथियम और क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब लिथियम वेपर में हीट करते हैं तो ये लिथियम आयन आते हैं और क्लोराइड आयन को यहाँ से निकाल देते हैं। क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर चला गया। क्लोराइड आयन जब बाहर चला जाता है
जगह खाली रह जाती है। इसे एनायन वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। एनायन वैकेंसी, चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम एफ सेंटर के नाम से पहचानते हैं, एफ सेंटर कहा जाता है। और जब हम इसे हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, ये वापस आता है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसे रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ता है और इस वजह से रेड कलर दिखाई पड़ता है। तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ लिथियम वेपर, lithium ion removes chloride ion. The site of chloride ion is occupied by the electron which is called as F center. On heating it undergo excitation, then undergo de-excitation and releases energy in the form of radiation which is of red color. इस वजह से ये रेड दिखाई पड़ता है। अल्कली मेटल का अगर क्वेश्चन आएगा तो जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जिंक ऑक्साइड, ये ट्रांजिशन मेटल है। यहां पर कुछ और ही होता है। जिंक ऑक्साइड टूटता है Zn+2 हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन में। अब सपोज आपके पास ये जिंक का स्ट्रक्चर है, जहां जिंक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, जिंक है। इस तरह से सपोज आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर गिवन है। ऐसे ही यहाँ पर भी जिंक है और ऑक्सीजन है। ये जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। अब हुआ ये कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड टूट गया। ये जिंक वेपर भी हो सकते थे, कुछ भी सही। और ये जिंक आयन इन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। अब हम दिखाते हैं इस चीज को कैसे आपको शो करना है। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप डायग्राम से देंगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन मेटल का अगर कंपाउंड है तो आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रहा हूं अभी। अल्कली मेटल का जैसे अभी बताया था उस तरह से करना होता है। जिंक आयन यहाँ पर आएंगे इस तरह से। ऐसे कोई भी पार्टिकल जो इंटरस्टिशियल साइट में आता है उसे इंटरस्टिशियल्स कहा जाता है। जो भी एक एक बात बता रहा हूं वो सारी बातें नोट करना। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट चाहे एक या दो कितने में भी आ जाएंगे। जब आप इसे हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर वापस आएगा और एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ेगा, इस वजह से इसका कलर दिखाई पड़ेगा। तो इस बात को गौर कर लो। अगर ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है तो ये एक्सप्लेनेशन होगी, अल्कली मेटल का कंपाउंड है तो ये एक्सप्लेनेशन। ये बहुत गौर से इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। FeO इज ए नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है जहां डिफेक्ट से पहले डिफेक्ट के बाद रेशो सेम रहता है। Fe+2 O-2 मिलकर FeO बनाते हैं, जिनमें रेशो 1:1 का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर कुछ Fe+3 आयन आ जाते हैं। जितना चार्ज अंदर आता है उतना ही चार्ज बाहर जाता है। तो होता ये है कि यहाँ पर 2 Fe+3 3 Fe+2 को हटा देते हैं और इस वजह से कैटायन का नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो आपका जवाब ये होगा बिकॉज सम ऑफ द Fe+2 आर रिप्लेस्ड बाय Fe+3, hence it is a non-stoichiometric compound। ये आपको जवाब देना होगा। नाउ व्हाट इज 13-14 कंपाउंड? अब इस क्वेश्चन का जवाब जनरली हमारी बुक में सही ढंग से नहीं दिया जाता, लेकिन अगर ये बोर्ड में आएगा तो ऐसे उलझाने वाला आएगा। फिजिक्स के पेपर के पैटर्न को देख के यही लगता है कि आसान से क्वेश्चन ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन को समझ लो ताकि अगर क्वेश्चन कैसा भी आए आप जवाब दे सको। 13-14 कंपाउंड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब 13 वाला 14 में जा सकता है, 14 वाला भी 13 में डोप किया जा सकता है 13-14 से। तो आपका जवाब होगा व्हाट आर 13-14 कंपाउंड? तो आप कहेंगे दीज आर दोस कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। इन्हें 13-14 कंपाउंड के नाम से पहचाना जाएगा। अब कब एन टाइप बनेगा, कब पी टाइप बनेगा, तो ये जान लो। अगर आप ग्रुप 13 is doped with group 14 is doped with group 14। अगर ग्रुप 13 में ग्रुप 14 का एलिमेंट डालते हो तो वहां पर बनता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और अगर ग्रुप 14 is doped with ग्रुप 13 तो वहां बनता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तब जाके हमारे इस क्वेश्चन का जवाब पूरा हो पाएगा। बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को समझना है। 14th क्वेश्चन, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमें पता है जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। तो आपका जवाब होगा विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन इट? तो आप यही कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑन हीटिंग। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। अब ये है हमारे इन क्वेश्चंस की सीरीज में लास्ट क्वेश्चन।
CrCl3 अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्रोमियम आयन ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम आयन है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो क्लोराइड आयन हो गए आपके लैटिस पार्टिकल, क्लोराइड आयन हो गए आपके लैटिस आयन या लैटिस पार्टिकल। कितने क्लोराइड हैं? 3। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ लैटिस आयन कितने हो गए? 3। फार्मूले में 3 क्लोराइड प्रेजेंट हैं। अब जितने लैटिस पार्टिकल होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने हो गए? 3। टेट्राहेड्रल वॉइड इनका डबल द नंबर होते हैं। अगर ये 3 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 6। टोटल वॉइड कितने हो गए हमारे पास? 9। क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय क्रोमियम। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के कितने परसेंटेज को क्रोमियम आयन ऑक्यूपाई करता है? देखिए कैसे, क्रोमियम आयन कितने हैं आपके पास फार्मूले में? 1। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 6। तो आप ये कहेंगे आउट ऑफ 6 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड कितने हैं? 1, क्योंकि क्रोमियम टेट्राहेड्रल में और क्रोमियम का नंबर 1 है, सामने फार्मूले में है। परसेंटेज बतानी है तो 1 में कितना? 1/6 और 100 में कितना? दिस इज 100/6। ये आपके पास परसेंटेज यहां से आ जाएगी। अब आप अच्छे से समझ सकते हो कि सॉल्व करके आपके पास कितना रहेगा? 100 डिवाइडेड बाय 6 सॉल्व किया तो 16.66%। ये आपके पास इसका जवाब आएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय द क्रोमियम। टोटल वॉइड का कितना? टोटल वॉइड कितने हैं? 9। क्रोमियम कितने हैं? 1। तो वही आउट ऑफ 9 वॉइड क्रोमियम ऑक्यूपाई 1 एंड आउट ऑफ 100 1/9 into 100। और बस इसको भी सॉल्व कर लो, 100/9 और ये सॉल्व करके आ ही गया 11.11। ये आपका जवाब यहाँ पे आएगा। इस तरह से बच्चों ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट में से आपको आने चाहिए थे, करने थे। न्यूमेरिकल तो आपने अलग से प्रैक्टिस करनी ही है। यहाँ हमने न्यूमेरिकल के बारे में बात नहीं की, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में ही बात की है। डिफेक्ट के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मैंने रिवीजन क्लास के अंदर आपको बताया है कि ऐसा कौन सा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है जहां पर डेंसिटी डिक्रीज होती है, सेम रहती है, इंक्रीज होती है। तो वो तो खैर आने ही आने हैं, उसको तो अच्छे से याद कीजिएगा। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इन क्वेश्चंस को, वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चंस को बार बार याद कीजिए। इस चैप्टर के लिए इतना ही। बेस्ट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com पे।